हमने आज तक काफी केसेस ऐसे सुने हैं जो हमेशा बस एक पहेली बनकर रह जाते हैं, और आज का हमारा केस भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक 18 साल की बच्ची का मर्डर होता है। किलर को पकड़ा भी जाता है और सजा के तौर पर फांसी भी दी जाती है। लेकिन 11 साल बाद कुछ ऐसी चौंका देने वाली चीजें सामने आती हैं, जिससे ये साबित होने के चांस बनने लगते हैं कि जिसे फांसी की सजा दी गई वो असल में इस मर्डर का गुनहगार था ही नहीं। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं आज के केस की तरफ। साल 1987, कोलकाता। भवानीपुर के आनंद अपार्टमेंट्स के 3rd फ्लोर में पारेख फैमिली रहने आती है, जहां 18 साल की हेतल पारेख अपने पिता नागरदास पारेख, मम्मी यशोमती पारेख और बड़े भाई भावेश पारेख के साथ रहा करती थी। हेतल एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी जो वेल एंड गोल्डस्मिथ स्कूल में पढ़ा करती थी। सब एक नॉर्मल जिंदगी की तरह था। 5 मार्च 1990 रोजाना की तरह हेतल अपना एग्जाम देकर स्कूल से घर पहुंची। घर पर सिर्फ यशोमती और हेतल थे। हेतल ने थोड़ी देर यशोमती से बात करी और करीब शाम के 5:30 बजे यशोमती अपने रूटीन के हिसाब से मंदिर के लिए निकल गई, जिसके बाद वो शाम 6 बजे घर वापस आई। लेकिन दरवाजा खटखटाने पर हेतल ने ना कोई जवाब दिया और ना ही दरवाजा खोला। कुछ टाइम बीतने के बाद यशोमती को टेंशन होने लगी, तो उसने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, जहां सब ने मिलकर अब दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा तोड़ने के बाद बेडरूम में जो सबने देखा वो नजारा शायद आज तक भी कोई भुला नहीं पाया होगा। बेडरूम का सारा सामान बिखरा हुआ था और सामने थी खून से लथपथ हेतल की लाश, जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया गया और देखने पर डॉक्टर्स ने हेतल को मृत घोषित कर दिया। साथ ही हेतल का पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर्स ने यह भी क्लेम करा कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करी है, क्योंकि उसकी बॉडी से सीमेन के ट्रेसेस भी मिले थे। लोगों में खौफ था, हैरत थी और एक सवाल था कि भवानीपुर जैसे इलाके में दिन दहाड़े घर के अंदर एक बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कौन कर सकता था। हेतल को वापस उसके बिस्तर पर लिटाया गया और कुछ ही देर में हेतल के भाई और पिता भी घर पहुंचे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि हेतल की बॉडी सभी ने करीब 6 बजे डिस्कवर करी थी, लेकिन पुलिस के पास फोन कॉल लगभग रात के 9 बजे गया था, और शायद यही 3 घंटे बाद में पूरे केस का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट बनने वाले थे। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप लिया और पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू करी। और हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह थी कि हेतल की बॉडी पर जिस तरह के चोट के निशान थे, उस हिसाब से वो दर्द में बहुत चिल्लाई होगी। लेकिन आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। इसके बाद पुलिस ने हेतल के घर की जांच करी। अब ये केस उलझता जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे, जैसे एक टूटी हुई नेकलेस चेन, एक शर्ट का बटन और खून लगी हुई मिट्टी। अब पुलिस ने अपनी पूछताछ आगे बढ़ाई और कुछ लोगों ने बताया कि धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड शाम से ही गायब है। धनंजय का यूं गायब हो जाना और उसका पास्ट रिकॉर्ड पुलिस का उस पर शक और गहरा कर रहा था। पुलिस को पता चला कि धनंजय हेतल को पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। कभी उससे सिनेमा देखने के लिए साथ चलने बोलता और कभी उसको छेड़ता। और धनंजय की इन हरकतों के बारे में हेतल ने अपनी मम्मी यशोमती को भी बताया था, जिसके बाद यशोमती ने ये बात अपने पति नागरदास को बताई और फिर नागरदास ने सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ मिलकर धनंजय के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसी में एक कंप्लेंट फाइल दर्ज करवाई। और इसके रिस्पॉन्स में सिक्योरिटी एजेंसी ने धनंजय का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह करवा दिया। आगे पूछताछ करने पर दशरथ, जो कि आनंद अपार्टमेंट्स का ही एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो पुलिस को बताता है कि 5 मार्च को करीब 5:30 बजे धनंजय वहां आया था और 3rd फ्लोर में जाने की बात कर रहा था, क्योंकि उसे अपने ट्रांसफर को लेकर सिक्योरिटी एजेंसी से बात करनी थी। फिर दूसरा विटनेस था लिफ्ट गार्ड, जिसने बताया कि उसने ही धनंजय को 3rd फ्लोर में छोड़ा था। तीसरा विटनेस था सुपरवाइजर, जिसने धनंजय को 3rd फ्लोर की बालकनी में खड़ा देखा था। पुलिस को लगने लगा था कि उनके पास किलर के खिलाफ काफी सबूत हैं, क्योंकि धनंजय का मर्डर करने का मोटिव साफ था और वो था बदला। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसी भी पुलिस को बताती है कि धनंजय काफी दिनों से ड्यूटी भी नहीं आया है। जहां एक तरफ पुलिस धनंजय के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हेतल की मम्मी पुलिस को एक और क्लू देती है, और वो थी हेतल की रिस्ट वॉच, जो पूरे घर में उन्हें कहीं नहीं मिली। और अब ये सबूत पुलिस और इस केस के लिए सबसे बड़ी लीड बनने वाला था। घटना हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे और तभी पुलिस को धनंजय का ठिकाना भी मिल जाता है, जो कि था धनंजय का गाँव, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, कुलधिनी। पुलिस तुरंत धनंजय को कस्टडी में लेती है, लेकिन पुलिस के हर तरह से पूछताछ करने के बावजूद भी धनंजय बस एक ही चीज बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। वो अपनी एक अलग कहानी पुलिस को सुनाता है
वो कहता है कि उस दिन सोसाइटी से निकलने के बाद उसने जाकर सिनेमा देखा, फिर वहाँ से कुछ फल खरीदे और उसके बाद अपने परिवार में किसी की जनेऊ सेरेमनी में चला गया। पुलिस को धनंजय की कहानी पर शक था और उसकी वजह थी एक बहुत बड़ा सबूत जो पुलिस के हाथ लग चुका था। दरअसल जब धनंजय को अरेस्ट किया गया तो धनंजय के घर में एक भूसे के ढेर से वही रिस्ट वॉच मिली जिसका जिक्र हेतल की मम्मी ने किया था। इतना ही नहीं, एक न्यूज़पेपर में लिपटे हुए एक शर्ट और पैंट का जोड़ा भी मिला। उन कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और जांच के बाद पता चला कि उस शर्ट का तीसरा बटन बदला हुआ था और उसे किसी अलग धागे से सिला गया था। जब बाद में उनको मैच किया गया तो हेतल के घर से मिले हुए शर्ट के बटन से वो मैच कर गया। अब पुलिस के पास मोटिव था, विटनेस थे, सबूत के तौर पर टूटा हुआ बटन और रिस्ट वॉच थी। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और अपनी कहानी बताई। अब ये केस अलीपुर सेशंस कोर्ट में था जहां पारिक फैमिली इंसाफ की उम्मीद में थी। वहीं दूसरी तरफ कटघरे में खड़ा धनंजय लगातार खुद को निर्दोष बता रहा था। क्योंकि केस में कोई डायरेक्ट विटनेस या डायरेक्ट एविडेंस नहीं था तो ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हुआ था। यानी प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना था कि सारे सबूत सिर्फ और सिर्फ धनंजय की तरफ इशारा करते हैं। प्रोसिक्यूशन ने अपनी थ्योरी जज को बताना शुरू करी। पहला पॉइंट था मोटिव। मोहल्ले वालों और हेतल के पिता के मुताबिक धनंजय हेतल को परेशान करता था और उसी वजह से उसके खिलाफ शिकायत हुई थी। नौकरी जाने और रिजेक्शन की नाराजगी उसे बदले तक ले गई। दूसरा पॉइंट था उसका भाग जाना। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि घटना के तुरंत बाद नौकरी छोड़कर गायब हो जाना उसके गिल्ट का सबूत था। तीसरा था विटनेस यानी लिफ्टमैन और सुपरवाइजर की गवाही। चौथा था फोरेंसिक एविडेंस। क्राइम सीन से मिला बटन धनंजय की यूनिफॉर्म से मैच करता था। टूटी हुई चेन का हिस्सा और धनंजय के गले में चोट के निशान भी उससे जुड़े हुए बताए गए। लेकिन अब दूसरी तरफ डिफेंस ने इन एलिगेशंस पर कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि किसी ने धनंजय को फ्लैट के अंदर जाते या क्राइम करते नहीं देखा। मर्डर वेपन कभी मिला ही नहीं। अगर उसने इतना ब्रूटल क्राइम किया था तो उसके कपड़ों पर खून के निशान क्यों नहीं मिले? और अगर कोई मर्डर जैसा बड़ा गुनाह करने जा भी रहा है तो वो किसी को बताकर क्यों जाएगा कि मैं 3rd फ्लोर में जा रहा हूँ, जैसा कि दशरथ गार्ड की गवाही थी। और सबसे बड़ा सवाल, डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? सीमेन का डीएनए टेस्ट ये साफ कर सकता था कि वह धनंजय का था या नहीं। इसके बाद जिस कंप्लेंट फाइल की बात सब कर रहे थे जो हेतल के पिता ने धनंजय के खिलाफ करी थी, उसका भी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगस्त 1991 में कोर्ट ने धनंजय को दोषी माना। कोर्ट ने कहा कि मोटिव, गवाह और रिकवर की गई घड़ी मिलकर एक ही नतीजे की तरफ इशारा करते हैं। केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए धनंजय को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद केस हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन दोनों अदालतों ने भी सजा बरकरार रखी। धनंजय की मर्सी पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई। कानूनी दांवपेंचों की वजह से फांसी कुछ साल टलती रही, लेकिन आखिरकार एक तारीख तय की गई, 14 अगस्त 2004, धनंजय का 39वां जन्मदिन। और इसी दिन धनंजय को अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई, जहां आखिरी समय तक भी धनंजय बस यही कह रहा था कि वो निर्दोष है। फांसी के बाद लोगों को लगा कि हेतल को इंसाफ मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2015 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित संस्थान के 3 प्रोफेसर्स ने इस केस की फाइल्स दोबारा स्टडी की और जो उन्होंने नोटिस किया उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके मुताबिक ये केस शायद फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण हो सकता था। उन्होंने सबसे पहले टाइमलाइन पर सवाल उठाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेतल के पेट में अनडाइजेस्टेड फूड मिला था, जिससे लगा कि मौत खाना खाने के कुछ समय बाद हुई होगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन की टाइमलाइन के हिसाब से उसके पास खाना खाने का समय ही नहीं था। दूसरा सवाल सुपरवाइजर की गवाही पर उठा। रिसर्च में दावा किया गया कि बिल्डिंग की बनावट ऐसी थी कि नीचे से 3rd फ्लोर की बालकनी साफ दिखाई ही नहीं देती थी। तीसरा सवाल बटन और क्राइम सीन पर था। पुलिस बॉडी मिलने के करीब 3 घंटे बाद पहुंची थी और तब तक कई लोग वहां आ चुके थे, यानी क्राइम सीन पहले ही टेम्पर हो चुका था। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि धनंजय अकेला इंसान नहीं था जो घटना के बाद गायब हुआ। गौरंगा रावल नाम का एक और घरेलू नौकर भी उसी दिन इस घटना के बाद अचानक गायब हुआ था, जो पारेख फैमिली के बगल वाले फ्लैट में काम किया करता था, लेकिन पुलिस ने उसे कभी गंभीरता से जांचा ही नहीं। लिफ्टमैन की गवाही भी पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं थी, क्योंकि उसने 1-2 बार अपने स्टेटमेंट्स बदले थे और वो घड़ी जो रिकवर की गई थी ये भी कभी पक्का साबित नहीं हुआ कि वो सच में हेतल की ही थी, क्योंकि उस कंपनी की एकदम वैसी ही रिस्ट वॉच मार्केट में और भी थी। और अगर वो धनंजय ने चुराई भी थी तो फिर भी उससे ये साबित नहीं होता कि मर्डर भी धनंजय ने ही किया हो।
और फिर वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग, डीएनए टेस्ट। अगर ये टेस्ट हो जाता तो शायद सारे सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस रिसर्च के बाद केस फिर से बहस का मुद्दा बन गया। अब यहाँ लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि किलर कौन था, बल्कि ये है कि क्या एक कमजोर इन्वेस्टिगेशन के चलते किसी निर्दोष को फांसी दे दी गई। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि 5 मार्च 1990 को आनंद अपार्टमेंट्स के उस कमरे में असल में क्या हुआ था। लेकिन एक सच जिस पर कोई शक नहीं, वो था हेतल का दर्द, एक जिंदगी जिसे बेहद बेरहमी से खत्म कर दिया गया। आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और यहाँ ये केस समाप्त होता है। अगर आपको रियल क्राइम केस डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए केस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें